Namaskar friends. Today we are starting a new subject which is very important from departmental examination point of view, and that is rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. So जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उन सब में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा से कुछ न कुछ प्रश्न होते हैं। कुछ तो इसमें से चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती जुलती हैं, लेकिन सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलती। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्यू वर्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्यू प्रोविजंस हैं, और लोकसभा में किस तरीके से कार्य करना चाहिए, लोकसभा की कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए, उसमें बिल कैसे टेबल करना चाहिए, ये सारे जो बातें हैं वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में मेंशन किया हुआ है। ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग अभी जिस रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा की बातें करने जा रहे हैं वो अपडेटेड अप टू 2019 है। 2019 के बाद से अभी इसका कोई नेक्स्ट एडिशन नहीं आया है, इसलिए हम अपडेटेड वर्जन ही पढ़ेंगे। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर के बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। कोई भी बिल होता है वो लोकसभा राज्यसभा में पास होता है और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं तब वो जाकर के एक्ट बन जाता है। तो इसलिए पार्लियामेंट के 3 स्तंभ हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अब जब हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, इनके कार्यवाही के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे ऐसे हाउस को चलाने के लिए रूल की क्या आवश्यकता है। और जब रूल की आवश्यकता हमें समझ में आ जाएगी तो हम इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये रूल्स जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। तो जब नीड की बात आती है, नीड ऑफ रूल की बात आती है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि शीलम परम भूषणम। शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य का स्वभाव, उसका चरित्र, आचरण, चाल चलन, उसके अच्छे एवं उत्तम व्यवहार ही उसके गहने हैं। भूषण मतलब आभूषण होता है, तो शील मतलब चरित्र होता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का चरित्र ही उसके असली गहने हैं। मनुष्य का आचरण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके चाल चलन कैसे हैं, उसके अच्छे एवं उत्तम व्यवहार कहाँ कहाँ पे प्रदर्शित होते हैं, यही मनुष्य के सर्वोत्तम गहने हैं। और जब बात आती हो मनुष्य के चाल चलन की, उसके चरित्र की, उसके स्वभाव की, उसके आचरण की, तब वहीं पे नीड शुरू हो जाता है रूल रेगुलेशन की। ऐसा कौन सा रूल रेगुलेशन लेकर के चला जाए जिससे पार्लियामेंट का ये मंदिर, लोकतंत्र का ये मंदिर जहाँ से सारे एक्ट बनते हैं, वहाँ का जो चरित्र हो वो उत्तम हो, उनके व्यवहार सर्वोत्तम हो, उनके चाल चलन अच्छे हों और उनके आचरण पर कोई छींटा कसी ना कर सके। इसीलिए उस सदन को चलाने के लिए रूल की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न ये उठता है कि रूल की ज़रूरत सिर्फ पार्लियामेंट को चलाने के लिए ही पड़ती है या सब कुछ को चलाने के लिए पड़ती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन शुरू होता है वो क्लासरूम से शुरू होता है, तो क्लासरूम के भी कुछ रूल होते हैं, घर के भी रूल होते हैं, मंदिर के भी रूल होते हैं, ऑफिस के भी रूल होते हैं। उसी तरीके से क्लासरूम के भी रूल होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आर टू ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल्स एंड सप्लाइज टू स्कूल ईच डे। बच्चे जो हैं अपना स्कूल में नोटबुक बुक और पेंसिल लेकर के आए, ये क्लासरूम का रूल है।
बिना बुक का आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, नोटबुक का आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट्स आर टू बी इन देयर सीट्स क्वाइट एंड रेडी टू वर्क व्हेन द टार्डी बेल रिंग्स। आपको सीटिंग अरेंजमेंट होता है, उस सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार बैठना है, शांत बैठना है, और जो कुछ भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है उसको फुलफिल करना है। स्टूडेंट्स आर टू फॉलो डायरेक्शंस द फर्स्ट टाइम दे आर गिवन। रोज़ रोज़ एक ही बात टीचर नहीं बताएंगे, एक बार उन्होंने डायरेक्शन जो दे दिया उसको फॉलो करना है, याद रखना है। स्टूडेंट्स आर टू रेज देयर हैंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बिफोर स्पीकिंग। पढ़ाते समय बीच में कुछ प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज करना है, हाथ ऊपर उठाना है, और तब परमिशन मिलने के बाद बोलना है। स्टूडेंट्स आर टू रिमेन इन देयर सीट्स अनलेस गिवन परमिशन टू गेट अप। जब तक कहा न जाए, जब तक अनुमति न दी जाए, तब तक अपने सीट में बैठे रहना है, उठना नहीं है, खड़े नहीं होना है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। स्टूडेंट्स शुड नॉट ईट ड्रिंक च्यू गम इन क्लासरूम। सो क्लासरूम में खाने पीने की भी मनाही है। ये क्लासरूम के रूल हुए। आप सोच रहे होंगे कि हम क्लासरूम के रूल की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, इससे मिलते जुलते जो रूल हैं वो पार्लियामेंट के हैं। पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे ही रूल हैं। अगर रूल ना हो तो वहाँ पर केओस क्रिएट हो जाएगा ना। तो पार्लियामेंट का जो रूल होता है उसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ती है? होता यह है कि ब्रिटिश कॉलोनियल में जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, और कैबिनेट मिशन में ये कहा जाता है कि इंडिया के लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करें और उसमें वो अपने देश के लिए संविधान की संरचना बनाएं। कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का जो पावर डेराइव हुआ वो कैबिनेट मिशन 1946 से हुआ। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करना हुआ तो बात ये हुई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब असेंबल होगी तो वो किस तरीके से असेंबल होगी, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेंगे, उसकी चेयरमैनशिप कौन करेंगे, कौन किसकी बात मानेगा, कौन पहले बोलेगा, कितनी देर तक किसको बोलने का मौका दिया जाएगा, बोलना भी हो तो हाथ उठा करके बोलना है कि खड़ा होकर के बोलना है, ये सारी चीज़ें कहाँ से लाई जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि जो कैबिनेट मिशन से पहले जो भारत का एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार का 1935 का जो एक्ट है उसको बेसिस ऑफ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कुछ उसके बेसिस पे और कुछ जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करती थी उनसे मिलता जुलता कुछ चीज़ लेकर के उसमें कुछ बदलाव करके, अपने सुविधा के अनुसार बदलाव करके, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी सीटिंग शुरू की। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भी रूल प्रोसीजर जो थे, जो बिजनेस ऑफ असेंबली थे, दैट वेयर इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ओनली विद लिटिल बिट अमेंडमेंट्स, चेंजेस करके। उसके बाद से क्या हुआ, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की ज़रूरत महसूस हुई कि उसके अनुसार हम नहीं चल सकते, हमारे में फ़र्क है, उनमें फ़र्क है, इसलिए हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो बदलाव की ज़रूरत है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस फ्रेम किया। उसके बाद से मॉडिफाइड एंड अडॉप्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन हिम बाय आर्टिकल 1182। जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और फुली ऑपरेशनल हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो जब हम आर्टिकल रेफर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपब्लिक कंट्री में हम आ गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई 1946 में, देश आज़ाद हुआ 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग होता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन
came into force completely 26 जनवरी 1950। तब तक ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस फ्रेम होते जा रहे हैं, बनाए जाते जा रहे हैं, और फाइनली इसको लोकसभा ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका जो पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1182 के अनुसार, उसके अनुसार उन्होंने एडॉप्ट किया। जब एडॉप्ट किए तो इसका फर्स्ट एडिशन निकला। फर्स्ट एडिशन कब निकला? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस ऑफ द पीपल इन द गजट ऑफ इंडिया बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट डेटेड 17 अप्रैल 1952। आप सबको पता होगा फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1951-52, जब 1951-52 की बात होती है तो 51 के अक्टूबर में कहीं इलेक्शन शुरू हुआ था और 52 के फरवरी तक इलेक्शन चला था। लगभग 4 महीने इलेक्शन चले थे और इसीलिए 51-52 कहा जाता है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ। उसके बाद से 17 अप्रैल को रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस ऑफ द पीपल, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश किया गया, एंड दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में। इसके बाद से क्या हुआ? दोज रूल्स वेयर अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रूल्स कमिटी ऑन द हाउस अंटिल सितंबर 1954। सो क्या हुआ? रूल्स कमेटी बना दी गई थी और रूल्स कमेटी ज़रूरत के अनुसार उसमें रूल्स में अमेंडमेंट करती जा रही थी, और फोर्थ अमेंडमेंट फर्स्ट जो हुआ है, फर्स्ट एडिशन जो हुआ है 52 में हुआ है, और 54 आते आते फोर्थ एडिशन प्रिंट हुआ है। 15 अक्टूबर 1954 को फोर्थ एडिशन आकर के करेक्शन के साथ प्रिंट हुआ है। तो फोर्थ एडिशन आया है फर्स्ट एडिशन आया था 1952 में, और ठीक 2 साल बाद, 2.5 साल बाद कह लीजिए, 2.5 साल बाद फोर्थ एडिशन आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें सेकेंड एडिशन भी आया है, इसमें थर्ड एडिशन भी आया है। हम पढ़ने की सुविधा से फर्स्ट एडिशन के बाद से फोर्थ एडिशन समझ रहे हैं। फिफ्थ एडिशन आता है। फिफ्थ एडिशन में ऐसा होता है कि फिफ्थ एडिशन में जितने भी रूल और रेगुलेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया था उसको 28 मार्च 1957 को लोकसभा में उसको टेबल किया गया। उसके बाद से वहाँ से लगभग 10 साल लग गए फिफ्थ एडिशन को आने में। फिफ्थ एडिशन टेबल किया गया था लोकसभा में 1957 में, और 1967 में इसका फिफ्थ एडिशन आया। 5वां एडिशन संस्करण जो है वो 1967 में आया। उसके बाद से क्या हुआ? जब बात आती है फर्स्ट इन डेप्थ रिव्यू की, इससे पहले हमेशा ज़रूरत के अनुसार छोटे छोटे करेक्शन होते गए। जब ज़्यादा करेक्शन हो जाता था तो वो नेक्स्ट एडिशन प्रिंट कर दिया जाता था। 8 लोकसभा एडिशन जो 8 लोकसभा जो था, 8वां लोकसभा जो था, इसमें जितने भी रूल और रेगुलेशन शुरू से ही 1952 से ही फ्रेम किए गए थे उनका इन डेप्थ रिव्यू करने का फैसला लिया गया। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया, और रिव्यू करने के बाद से 7th एडिशन 1989 में इनकॉर्पोरेट करके प्रिंट किया गया। तो 7th एडिशन आ रहा है 1959 में। 8th एडिशन जो आता है वो 10th लोकसभा के समय में, उसमें 17 स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म की जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन को जो हाउस है वो एग्री करती है, और उसके बाद से इसको 8th एडिशन प्रिंट किया जाता है। ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है जो लोकसभा को रूल करने के लिए, ये सबके पावर जो हैं वो स्पीकर के पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अकेले काम ये नहीं करते, वो कमेटियां बना देते हैं, और वो कमेटी उनको रिकमेंड करती है। रिकमेंड करने के बाद से वो हाउस में टेबल किया जाता है, और टेबल करने के बाद से उसको फाइनल करके और उसका नेक्स्ट एडिशन निकाला जाता है।
जो 9th एडिशन था, 9th एडिशन में बहुत कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जिससे वीमेन एम्पावरमेंट को बल दिया गया। तो इसीलिए 9th एडिशन जो है वो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन से रिलेटेड है। इसके बाद से 15th एडिशन आते हैं हम 2014 में। यहाँ से गवर्नमेंट चेंज हो रही है, यहाँ से मोदी गवर्नमेंट आ रही है। तो मोदी गवर्नमेंट जब आ रही है तो इसमें क्या करें कि पिटीशन कैसे फाइल करना है और रूल्स को जेंडर न्यूट्रल कैसे बनाना है। इससे पहले जो रूल होते थे, मेल के लिए ये रूल है, फीमेल के लिए ये रूल है, जेंडर न्यूट्रल रूल कैसे बनाना है, इसको फाइनलाइज किया गया 2014 में। और 15th एडिशन फरवरी 2014 में प्रिंट किया गया। उसके बाद से 16th एडिशन आता है 2019 में। 2019 में 16th एडिशन आता है। इसमें जितने भी पहले के रूल्स एंड रेगुलेशन थे सबको स्टडी करके पूरे सोच समझ के साथ इसको कई बार रीडिंग करके और तब इसमें चेंजेस किए गए। और चेंजेस इसलिए किए गए क्योंकि डे टू डे अपना सिचुएशन चेंज हो जाए और रूल वैसे स्टेबल रहें तो काम नहीं चलता है। तो हाउस का जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए 16th एडिशन 2019 में आया और उसी 16th एडिशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इससे पहले आप देखेंगे जितनी बार मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, उन सब में हम बता रहे हैं ड्यूरिंग द थर्ड लोकसभा, ड्यूरिंग द फोर्थ लोकसभा, ड्यूरिंग द फिफ्थ लोकसभा, ऐसे हम बताते जा रहे हैं। तो उसको रेफ़र करने के लिए, क्रॉस रेफरेंस के लिए एक सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं कि लोकसभा का गठन कब कब हुआ है, इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कब कब हुए हैं। तो पहला 1951-52 में हुआ और लास्ट अभी 2019 में हुआ है वो 17th है। तो 16 2014 में हुआ और 17 2019 में हुआ। तो इसका मतलब कि 18th जो होगा वो 2024 में होगा। इसमें वो नंबर ऑफ सीट्स भी दिए हुए हैं, कितनी वोटिंग हुई थी उसके बारे में दिया हुआ है, कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसका भी दिया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर कौन बने उनका भी दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि जो ड्रेस्टिक फॉल डाउन हुआ है मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी का जो फॉल डाउन हुआ है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है 13th में हुआ, नहीं ये 15th में हुआ है। 15th में -66 है और 14th में -127 है। इन दोनों में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। जब जब मेजॉरिटी में इतने के गैप आए हैं तब तब देश में अराजकता फैली है, करप्शन फैले हैं। तो ये जो टेबल है ये इंडिकेट करता है कि अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी ठीक ठाक रहती है तो गवर्नमेंट एक आइडियोलॉजी पर काम करती है। अगर मेजॉरिटी अगर नहीं रहती है तो गवर्नमेंट को अपने पार्टीज़ को, जो उनके सपोर्टर पार्टी है, उनको खुश करने के लिए ही काम करना पड़ता है। भला किस में है आपको सोचना है। इसके बाद से वहाँ पर जो हमने पूरे डिटेल में यहाँ पर हमने दे दिया था, यहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर को मैं फोकस करके एक बार लेकर के आ रहा हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में जवाहरलाल नेहरू जी थे, थर्ड में भी नेहरू जी थे और उसके बाद से उसी थर्ड में उनके गुजर जाने के बाद से लाल बहादुर शास्त्री जी आए और इंदिरा जी आई। इंदिरा जी फोर्थ में भी रहीं, फिफ्थ में भी रहीं, सिक्स्थ में थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी रही है, सेवन्थ में इंदिरा जी आई, राजीव गांधी जी रहे, 8 में राजीव गांधी रहे, 9th में वीपी सिंह रहे, चंद्रशेखर जी रहे, इनस्टेबिलिटी रही, 10th में पीवी नरसिम्हा राव जी रहे, 11th में अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, एच.डी. देवगौड़ा थे, आई.के. गुजराल थे, बहुत ही वोलेटिलिटी थी। उसके बाद से 12th और 13th में वाजपेयी जी थे, इनस्टेबिलिटी थी, कई पार्टियों की सरकार थी। 14th और 15th में मनमोहन सिंह जी थे और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बदनामी झेलना पड़ा सरकार को, क्योंकि सरकार का मेन काम हो गया था अपने जितने भी सपोर्टिंग पार्टी हैं उनको किस तरीके से सेटिस्फाई रखा जाए। उसके बाद से प्रचंड बहुमत के साथ
बहुत लंबे समय के बाद प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में 16th लोकसभा फॉर्म होती है और 2019 में 17th लोकसभा फॉर्म होती है। और तब से भारत जो है अपनी प्रसिद्धि की तरफ, पहले वो भारत जिसको 10 रुपये खर्चा करने के लिए कहना पड़ता था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे कहाँ से लाए जाए, अचानक ही जब 16th और 17th लोकसभा गठित होती है और इस नए सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है। आप वैसे आप प्लानिंग कीजिए जो डेवलप्ड से भी डेवलप्ड हो। कहने का मतलब कि इंडिया का जो गिनती है वो अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड के तरफ छलांग लगाते जा रहा है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी गवर्नमेंट। जब भी मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है अपने आइडियोलॉजी के अनुसार वो इंडिया को डेवलप करती है। अब सेशन के अंत में एक छोटा सा प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जितने लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने सबसे ऊपर लिखा है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। सो क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कमेंट बॉक्स में डालना शुरू कर दीजिए। तो आरटीआई की क्लासेस SGKG स्टडीज़ के अलावा SGKG 2.22 पर अवेलेबल है। आरटीआई बहुत इम्पॉर्टेंट है और आरटीआई की क्लासेज इससे पहले वाले चैनल SGKG 2.22 पर है। बाकी जितने भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो SGKG स्टडीज़ गुरुजी पर डालते जा रहे हैं। जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे यहाँ पर टच करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करके बेल आइकन को टच करें। और यस, यहाँ पर लाइक करते हैं तो लाइक करना है। और यस, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट आज का ये है कि हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।